जब एक तरफ पूरी तरीके से आबादी के ऊपर संकट हो, लोगों की जान जा रही हो, ब्लैक फंगस जैसा खतरा भी आ गया हो, मतलब चिंताएं और चुनौतियां एक नहीं अनेक हैं, और उसमें अगर मदद के हाथ आगे बढ़ते हैं तो एक विश्वास ज़रूर जागता है कि कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है। ऐसे में ये बहुत अच्छी मुहिम और सरकार के जो प्रयास हैं उसको आगे ले जाती हुई मुहिम नजर आती है। सुशांत, सरकार के जो प्रयास हैं उसको आगे ले जाती हुई। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़े योद्धा बन के सामने आए हैं वो है डॉक्टर रघु शर्मा, क्योंकि शायद ही कोई एक ऐसा दिन होगा जिस दिन रघु शर्मा ने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, मीटिंग्स ली, पूरे प्रदेश का फीडबैक लिया और सीएम के साथ मिलकर लगातार इंतजामों को दुरुस्त करते आ रहे हैं। कल जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है उस बैठक में सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया है कि अब लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का समय है, क्योंकि 24 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन है और जरूरी कदम भी है। उम्मीद कर रहे हैं कि 23 या 24 को सीएम फैसला करेंगे, क्योंकि सभी मंत्रियों ने अपने सुझाव दिए हैं कि 7 जून तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए। डॉक्टर रघु शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लॉकडाउन कारगर रहा है आपका जो इंतजाम प्रयास रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन अभी भी ढील नहीं दी जा सकती है जो खतरा अभी बना हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे एक्टिव केसेस हैं वो 2 लाख के ऊपर चले गए थे, वो कम जरूर हुए, लेकिन अभी भी एक्टिव केसेस 1,22,000 है स्टेट के अंदर। कल 6,000 पॉजिटिव केसेस आए थे, तो अभी खतरा टला नहीं है। और हमने जो सख्ती की है, पहले हमने वीकेंड कर्फ्यू किया, फिर जन अनुशासन पखवाड़ा किया, फिर रेड अलर्ट पखवाड़ा किया, उससे भी परिणाम नहीं आए। एक दिन में 18,300 केसेस आ गए पॉजिटिव, और मृत्यु भी कॉन्स्टेंटली 150 से लेके और 166 के बीच में होती रही। तो लॉकडाउन लगाना समय की ज़रूरत थी और वो लॉकडाउन लगाया गया, कुछ छूट दे के लगाया गया, एकदम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। लेकिन अभी स्थितियां एकदम अंडर कंट्रोल नहीं मान सकते, और ख़तरा, क्योंकि घर घर सर्वे कर रही है चिकित्सा विभाग की टीमें, और पूरे स्टेट के अंदर कई ज़िलों में 1 बार सर्वे, किसी में 2 बार हुआ, कई ज़िलों में 3-3 बार सर्वे हुआ। करीब 12 लाख खांसी जुकाम बुखार, जिनको ILI सिम्टम्स बोलते हैं, उसके मरीज चिन्हित किए उन्होंने। तो अब हमारी स्ट्रेटजी ये है कि पहले हम RT-PCR टेस्ट ही कर रहे थे, और RT-PCR टेस्ट 1,45,000 पर डे करने की हमारी क्षमता है। हम 80,000 के करीब एवरेज कर भी रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या आने के बाद सरकार ने फैसला किया कि हम एंटीजन टेस्ट भी करेंगे, दोनों टेस्ट करेंगे। तो ये जितने ILI केसेस आए इनका हम एंटीजन टेस्ट करेंगे, ताकि आधा घंटे में रिपोर्ट आ जाए। उसमें जो पॉजिटिव आ जाएंगे उनको अस्पताल में या आइसोलेशन में भेज देंगे, और जो लोग नेगेटिव आए उनके सैंपल का कलेक्शन हो जाएगा, उनकी RT-PCR टेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे करके राजस्थान भर में जो भी सिम्टोमेटिक ILI केसेस हैं उनको हम टेस्टिंग के माध्यम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इनमें कितने पॉजिटिव हैं, क्योंकि गाँव में ये स्प्रेड हुआ है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। हालांकि हमने विलेज कमेटी बनाई है, हम राजस्थान की 350 CHCs को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अभी वहीं सारी सुविधाएं डेवलप कर रहे हैं, वहीं पे ऑक्सीजन सपोर्ट दे रहे हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पहुंचा रहे हैं, वहाँ पे रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी दवाएं भेज रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स और मैन पावर की कोई कमी नहीं रहे, ये इंश्योर कर रहे हैं। तो राजस्थान में जिस ढंग से माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं, सर इंतजाम अच्छे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि तीसरी जो लहर है वो दस्तक दे सकती है। कई जगह बच्चों के बड़ी संख्या में पॉजिटिव आने की खबरें मिल रही हैं। तीसरी लहर को लेकर और खासतौर पे बच्चों के लिए क्या इंतजाम होने वाले हैं? जितने राजस्थान में बच्चों के अस्पताल है और जितने ये 350 CHC हैं, इन पे भी हम बच्चों के लिए भी ICU के वार्ड 2-3 छोटे स्तर पे भी PSC लेवल पे भी बनाएंगे। जितना हमारा नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है या PICU है या SNCU है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स हैं, उनको पूरे राजस्थान में वेल इक्विप्ड करने के डायरेक्शंस जारी कर दिए गए हैं। सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम हुआ, वहाँ ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगे और वहाँ का सिस्टम वेल इक्विप्ड हो जाए, ताकि कोई भी चुनौती अगर हमारे थर्ड वेव के रूप में आती है सामने, जैसा विशेषज्ञ चिकित्सक बता रहे हैं, तो राजस्थान में उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं।
सर, एक बड़ा सवाल ये भी है, कई सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि मांग भी कर रहे हैं कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके परिवार में डेथ हुई है, उन बच्चों के लिए सरकार कोई विशेष योजना लेकर आ रही है। सीएम साहब ने भी इस ओर इशारा किया है। देखिए, सोशल सिक्योरिटी के मामले में राजस्थान की सरकार ने गहलोत साहब के नेतृत्व में पहले भी बहुत शानदार कदम उठाए हैं। और जिस ढंग से पिछली बार लॉकडाउन लगा तो जो लोग डेस्टिट्यूट्स थे, स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो रोज़ कमा के खाने वाले लोग थे, उनको भी कैश और काइंड में हमारी सरकार ने मदद की। अभी जो ये नई समस्या आ रही है कि जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाए, बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है, या जिनके पेरेंट्स दोनों की डेथ हो जाए, बच्चे अनाथ हो जाए, तो कल कैबिनेट में ये चर्चा हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने, उनके दिमाग में है कि इस तरह के केसेस को हम सोशल सिक्योरिटी कैसे दें। जल्दी इस बारे में राजस्थान सरकार फैसला भी लेगी और इनकी सिक्योरिटी के बारे में हम व्यवस्था भी करेंगे। सर, राज्य की और केंद्र सरकार के बीच लगातार टकराव की स्थिति रही इस कोविड काल में। हालांकि अब आपके प्रयासों से व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं, कोविड के मरीज कम हुए हैं, ब्लैक फंगस को लेकर भी दवाइयों की उपलब्धता अब ठीक है, तो ये माने कि सर इंतजाम बेहतर हो रहे हैं, तालमेल भी बेहतर हो रहा है? इस सवाल तालमेल का नहीं है। देखिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा, फिर टैंकर परिवहन के लिए चाहिए लिक्विड ऑक्सीजन के लिए, फिर आपके रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब, वो दो दवाओं की बात थी, और ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है इसकी दवा एम्पोथेरेसिन, ये दवाओं का टोटल अधिग्रहण भारत सरकार ने कर लिया, ऑक्सीजन का अधिग्रहण उन्होंने कर लिया। हमने बार बार यही मांग रखी भारत सरकार से कि स्टेट में जितने एक्टिव केसेस हैं उसके अनुपात में आप ऑक्सीजन दो, उसके अनुपात में दवाइयाँ दो, उसके अनुपात में आप सारे फैसले करो। अगर ये पक्षपात वाली बात आएगी कि जिन स्टेट्स में कम केसेस हैं वहाँ हमसे ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, अगर आप इन चीज़ों को दोगे तो फिर ऐतराज़ तो होता ही है। लेकिन लगता है कि शुरुआती जो लापरवाही रही, अगर वो नहीं होता तो इंतज़ाम बहुत जल्दी बेहतर हो पाते राजस्थान में। हालांकि फिर भी स्थिति यूपी या दूसरे राज्यों की तरह नहीं है यहाँ पर। अब तो हमने ऑक्सीजन के बारे में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। हमारे यूडीएस डिपार्टमेंट ने 120 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा करने के प्लांट्स लगाने के ऑर्डर कर दिए हैं, और हमारा एनएचएम भी, मेडिकल एजुकेशन भी, और हमारा स्वास्थ्य विभाग भी वॉर फुट पे हम लोग राजस्थान में ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स लगा रहे हैं, और आने वाली चुनौती को हम मुकाबला करने में सक्षम बन जाएंगे। लेकिन अचानक अगर कोई विपत्ति आती है तो हमारे पास तो लिक्विड ऑक्सीजन जो मेडिकल की बनाते हैं वो एक ही प्लांट था भिवाड़ी का, उससे 120 मेट्रिक टन मिलती थी। अगर हमारे मरीजों के अनुपात में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो फिर हम मरीजों को बचाएंगे कैसे? तो इसलिए हमने केंद्र सरकार से बार बार बात की। बात करने का मतलब टकराट नहीं है, आपकी कठिनाई को सामने तो रखो। मुख्यमंत्री जी ने 3 मंत्रियों को, मैं गया था, धारीवाल जी गए थे, पीडी कल्ला जी गए। क्यों गए? इसीलिए गए कि राजस्थान की स्थिति उनको बता दें कि भाई हम लोगों को मरने के लिए थोड़ी छोड़ सकते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में अगर ऐसी घटना हो जाती, जिम्मेदारी किसकी थी? तो हम अपना पक्ष रखने गए वहाँ। लेकिन सर, पीएम ने जिस तरह से कलेक्टर के साथ संवाद किया, उस पर सवाल उठे कि सीएम अगर बैठे हैं, हेल्थ मिनिस्टर अगर बैठे हैं तो उनसे बात की जानी चाहिए, वो मूक दर्शक बन के बैठे हैं। ममता बनर्जी ने खुलकर विरोध किया था। देखिए, ये तो पता नहीं क्यों उन्होंने किया। अगर कलेक्टर से बात करनी थी अलग से कर लेते, मुख्यमंत्री को बैठा के कलेक्टर से बात करो। मैं समझता हूँ ये जो सवाल ममता जी ने उठाया है ये अनुचित नहीं है। मुख्यमंत्री खामोश बैठे रहे, उनके मातहत काम करने वाला कलेक्टर, उससे प्रधानमंत्री बात करें, ये कहाँ तक जायज़ है बताओ मेरे को? तो उनको पहले मुख्यमंत्रियों से बात करनी चाहिए थी। कलेक्टर से बात करें, खूब करें, लेकिन उनको अलग करना चाहिए था। सीएम बैठे रहे, उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं हो, तो ये तो ठीक नहीं हुआ। सर, एक आखिरी सवाल ये कि आपदा तो है लेकिन पूरे हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने का एक अवसर भी है। सरकार इस दिशा में पुरजोर तरीके से काम कर रही है? बिल्कुल। राजस्थान पूरे कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टिकोण से सबसे मजबूत राज्य बन के उभर रहा है। हमने जिस ढंग से कोविड के इस दौर में आपदा को अवसर में बदला है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। राजस्थान में 15 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। राजस्थान के अंदर
आईसीयू बन रहे हैं, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन डल रही है, जनरेशन के प्लांट लग रहे हैं, लोअर लेवल तक जो हमारे रूरल एरिया है वहाँ पे जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए प्लानिंग के साथ, चाहे बच्चों के इलाज की वहाँ व्यवस्था हो, चाहे दूसरे मरीजों की इलाज की व्यवस्था हो, वहाँ पे हम बेड्स के हिसाब से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति मैं समझता हूँ कि राजस्थान ने जिस ढंग से कोविड मैनेजमेंट किया पूरे कंट्री में सबसे शानदार किया। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, हर एज ग्रुप के वैक्सीनेशन में राजस्थान का परफॉर्मेंस पूरे कंट्री में नंबर 1 रहा है। हमारी तैयारी आज भी पूरी है, लेकिन अगर वैक्सीन पूरी नहीं मिलेगी, जितने बेनिफिशियरी हैं, तो फिर क्या होगा? सुशांत, एक सवाल ये, गुलाब चंद कटारिया ने वैक्सीन रजिस्ट्रेशन को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, मैं चाहूंगा कि ये भी सवाल अगर आप ले सकें रघु शर्मा से, क्योंकि कल ही हमने देखा हनुमानगढ़ में जो तस्वीर उभरी कि वहां पर मारपीट हो गई, कुछ लोग बाहर से आए थे, आसपास के जिलों से आए थे वैक्सीनेशन सेंटर पर, वहां पर लोगों ने खदेड़ खदेड़ के भगा दिया लोगों को। तो ऐसी तस्वीरों को कैसे कंट्रोल करेंगे? ऐसे हालात को कंट्रोल करने के लिए क्या एसओपी लेकर चलेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा सर। एक सवाल ये है कि वैक्सीनेशन में थोड़ा सा जो है मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर एक गांव में जहां सेंटर है दूसरी जगह से लोग जा रहे हैं तो विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गुलाब चंद कटारिया ने सवाल उठाए, हनुमानगढ़ के गंधेली में मारपीट की तस्वीरें आई, तो इसको लेकर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जब मैंने ये बात कही थी तो गुलाब चंद कटारिया जी ने क्या बयान दिया था कि मुझे वो जगह बताओ जहाँ ऐसी स्थितियाँ हो रही हो, और अब वो खुद ही जगह बता रहे हैं। पहले तय कर लो, हर बात पे राजनीति करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी? इतने सीनियर आदमी हैं, 1 मिनट में भड़क जाते हैं, 1 मिनट में आपा खो देते हैं, शब्दों का इतना गंदा चयन करते हैं। विरोध करने के लिए विरोध करने की बात ठीक नहीं है महामारी के दौर में। और मैं आप कह रहा हूँ कि ये सब जो हो रही है घटनाएं, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से है ना। हमारी जो साइट्स है वो पर्याप्त हमने डेवलप की है, स्टोरेज हमारा पर्याप्त मात्रा में है, कैपेसिटी, और हमारी जो ट्रेंड मैन पावर है वैक्सीनेट करने के लिए सब कुछ है। अगर हमारे पास नहीं है तो वैक्सीन नहीं है, तो वैक्सीन फिर प्रधानमंत्री जी से पूछो, कटारिया जी को मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, कुल मिलाकर आपके पास वैक्सीन नहीं थी, कुल मिलाकर वही स्थिति है कि केंद्र की तरफ से जब वैक्सीन नहीं मिलेगी तो लगाएंगे कैसे, और जब वैक्सीन लोगों को मिलेगी नहीं, लगेगी नहीं, तो दिक्कतें होंगी। ये कहीं ना कहीं रघु शर्मा की तरफ से कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुशांत आपका इस जानकारी और बातचीत के लिए। रघु शर्मा ने खुद